हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय बीटीएस क्लासेस। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीटीएस क्लासेस में। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सेल का पार्ट 1। जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। बेसिक जानकारी टॉपिक बाय टॉपिक दी थी, चैप्टर दिया था, सिलेबस दिया था, पूरा आपको ओवरव्यू में मैंने समझाया था। उसी का आज फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका। फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर कंपटीशन में आने वाले एग्जाम्स है। जैसा कि कोई भी मतलब एग्जाम होता है, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अधिकतर सेल मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले सेल पढ़ाने जा रही हूँ। आगे देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। बायोलॉजी, सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। कोशिका को किसने सबसे पहले खोजा, किसने इसके बारे में बताया, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी खोज करी, सेल कैसी होती है, कैसी दिखती है, कैसे वर्क करती है ना, ये सब आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ सेल, सेल के स्टडी को क्या कहते हैं, हिंदी में भी लिख देंगे ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को समझ में आ जाए, है ना। स्टडी ऑफ सेल, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्क्रीन पे दिख भी रहा है आपको, लिखा है साइटोलॉजी। कोशिका को कोशिका की स्टडी जब हम करेंगे, जिसमें सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं। किसने डिस्कवर्ड किया इसको, है ना? रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी सबसे पहले खोज करी। किसकी खोज करी? सेल की खोज करी। स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रॉबर्ट हुक ही है, साइंटिस्ट जो हैं। इन्होंने सबसे पहले सेल की खोज करी थी। कौन से सन में करी थी? 1665 में, 1665 में सबसे पहले सेल की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पहली बार मृतक कोशिका की खोज करी। कौन सी कोशिका की खोज करी? मृतक कोशिका की खोज करी। पॉइंट लिख लेंगे, मृतक कोशिका की। डेड सेल की खोज करी है, फर्स्ट डेड सेल। फर्स्ट डेड सेल मतलब मृतक कोशिका, मरी हुई सेल थी, लिविंग सेल नहीं थी, जो मतलब वर्क करेगी। और जिसके बारे में इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, जिसका नाम था मार्कोग्राफिया। जिसका नाम था मार्कोग्राफिया। मार्कोग्राफिया में आपको पता चलेगा कि सेल्स के बारे में इन्होंने क्या बताया है। टोटल उन्होंने सेल के ऊपर ही बुक लिखी है, जिसका नाम है मार्कोग्राफिया। लिख लेंगे, हिंदी में भी लिख लेंगे, मार्कोग्राफिया। ऐसे नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसको आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक्स के साथ में ही आपको बुक मिलेगी, जिसमें आपको टोटल जानकारी मिलेगी, जिसमें आप सब पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और एक छोटी सी बात, सेल क्या है? सेल क्या है? सबसे पहले इनकी खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। सबसे पहले इनकी खोज रॉबर्ट हुक ने करी, सन 1665 में करी है। फर्स्ट टेस्ट मृतक कोशिका की खोज करी है, बुक है मार्कोग्राफिया। डबल डबल बार पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आपको क्लास में या दो चार बाद में पढ़ने की झंझट ही खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। इसको 2 पार्ट्स में पढ़ाया गया है। सेल जो है, सबसे पहले किसने? लैमार्क और टेविरेनस। लैमार्क और टेविरेनस नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बायोलॉजी का नाम दिया था। बायोलॉजी 2 पार्ट्स में थी, थोड़ा बेसिक जानते हैं आगे वीडियो में, है ना। बायोलॉजी 2 पार्ट्स में है, बॉटनी है, जूलॉजी है, जंतु विज्ञान जिसको कहते हैं, है ना। बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रस्टेट। थियोफ्रस्टेट जो बॉटनी के जनक है, फादर ऑफ बॉटनी है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल, जिनको हिंदी में कहते हैं अरस्तु। जिनको हिंदी में कहते हैं अरस्तु। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द जो था, लैमार्क नामक साइंटिस्ट थे। बायोलॉजी जो वर्ड है, लैमार्क नामक एक साइंटिस्ट थे, है ना। दूसरे कौन थे? ट्रेविरेनस।
दूसरे हैं ट्रेविरेनस, जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का निर्माण किया, जिन्होंने उस शब्द को सबसे पहले बायोलॉजी नाम दिया। बायोलॉजी के बाद टू पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है ना। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। जंतु विज्ञान, जूलॉजी में हम पढ़ेंगे जंतु जीवों के बारे में, जीवों का अध्ययन होता है ना। ये भी टू पार्ट्स में ही है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जू मतलब होता है जीव, और लॉजी मतलब होता है का अध्ययन, जीवों का अध्ययन। जूलॉजी में पढ़ेंगे जीवों का अध्ययन। ऐसे बॉटनी को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो शब्दों से मिलकर बना है। बॉटनी मतलब बायो मतलब होता है वनस्पति, और लॉजी मतलब होता है का अध्ययन। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी किसमें मिलेगी? बॉटनी में मिलेगी। फादर ऑफ बॉटनी के हैं थियोफ्रेस्टस। इनकी एक बुक भी है, इनकी एक बुक भी है जिसमें बताएंगे आपको। अरस्तु नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी बुक लिखी है। नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कॉम्पिटेटिव के थ्रू आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो। थियोफ्रेस्टस ने भी एक बुक दी है, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया अरस्तु ने एक बुक दी है जिसमें इन्होंने जीव जंतु के बारे में बताया है, जीवों के अध्ययन के बारे में। हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक किताब में आपको मिलेगा। और जो थियोफ्रेस्टस हैं इन्होंने भी अपनी बुक दी है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। हिस्टोरिया प्लांटेरियम। हिस्टोरिया प्लांटेरियम, यह था बेसिक जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। लास्ट वीडियो के हिसाब से अभी मैंने थोड़ा बेसिक आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। हु डिस्कवर्ड सेल, सेल की खोज किसने करी, हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि सेल की खोज किसने करी। साइंटिस्ट मैंने आपको अभी बताया, रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल की खोज करी। रॉबर्ट हुक नामक सेल, वीडियो में आप याद करते चलेंगे क्लास में ही, ताकि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लास में आपको मैं डिटेल में समझा रही हूँ। वो डिस्कवर्ड लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज किसने करी, हम ये भी बताएंगे, है ना। व्हाट इज मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी है? रडोल्फ विर्चो नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले व्हाट इज मॉडर्न सेल थ्योरी, जो उन्होंने सेल थ्योरी दी है, सिद्धांत दिए हैं कोशिका के, है ना। डायग्राम बताऊंगी मैं आपको, डायग्राम ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, है ना। जंतु का पादप कोशिका और जंतु जीव कोशिका जो है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, दोनों को मैं डायग्राम, मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, तब मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी। अभी मैं उसको बनाकर प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगी कौन कौन से डायग्राम्स किस तरीके से इजीली हम नॉर्मल वे में बना सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, कोशिका की खोज किसने करी, हिंदी मीडियम वाले भी देखेंगे। कोशिका की खोज किसने करी, हम ये पढ़ेंगे इस वीडियो में। जीवित कोशिका की खोज किसने करी, ये भी पढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत क्या है, हम ये भी पढ़ेंगे। आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या है, हम ये भी पढ़ेंगे। और जंतु पादप कोशिका का आरेख क्या है, वो भी पढ़ेंगे, है ना। जंतु पादप कोशिका का आरेख क्या है, हम ये भी पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको सेल्स बना के दिखाऊंगी। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सेल का, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एनिमल सेल का ओवल शेप में होता है। ऐसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी पूरी तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में किसने बताया है? स्क्रीन पर दिख रहे साइंटिस्ट जो हैं, एंटोन वॉन लीeuwenhoek थे। एंटोन वॉन लीeuwenhoek थे जिन्होंने पहली बार जीवित कोशिका की खोज करी। इन्होंने हमें बताया कि सेल सिर्फ मृतक कोशिका नहीं होती, सिर्फ डेड सेल्स ही नहीं पाई जाती हैं, जीवित कोशिका भी पाई जाती हैं, जिन्होंने हमें बताया है। इनका ये सबसे पहला माइक्रोस्कोप है। पहले के टाइम पर माइक्रोस्कोप ऐसे ही थे, जिसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं हिंदी में, है ना। इन्हीं के जरिए इन्होंने सबसे पहले किसने खोजा था? डेड लिविंग सेल्स को शैवाल में खोजा था, एल्गी की फॉर्म में, पानी में पड़े शैवाल जिनको एल्गी कहते हैं, एल्गी की फॉर्म में इन्होंने सबसे पहले
खोज करी थी? कौन सी सेल की? लिविंग सेल की खोज करी थी। एंटोन लीवेनहॉक ने सबसे पहले खोज करी थी 1674 में। 1674 में। सबको ये आपको सिर्फ हेल्प के लिए बताया, आप इसकी लैंग्वेज ना समझते हुए मेरी बातों की जो लैंग्वेज है आप उनसे समझोगे तो जल्दी माइंड में आएगा। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले, ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1744 में पानी में शैवाल, पानी में एल्गी होती है, इसको हाईलाइट कर लेंगे, पानी में शैवाल की मुक्त जीवित कोशिका मतलब लिविंग सेल की खोज करी थी। पूरा आपको नॉर्मल वे में बता रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। इंग्लिश मीडियम वाले भी देखेंगे। एंटोन वॉन लीवेनहॉक वाज द फर्स्ट वन हु डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल ऑफ एल्गी इन वाटर एंड 1674। सबसे पहले डिस्कवर्ड किया है, सबसे पहले डिस्कवर्ड किया है फ्री लिविंग सेल्स को, फ्री लिविंग सेल्स को, फ्री लिविंग सेल्स को एल्गी के फॉर्म में डिस्कवर्ड किया है एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज द फर्स्ट टू सी फ्री लिविंग सेल्स, है ना, वाज द फर्स्ट टू सी इन लिविंग सेल्स। पहली बार लिविंग सेल्स की खोज किसने करी थी? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। इजीली पढ़ा रही हूँ बहुत। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने, और एक बात देखिए, इन साइंटिस्ट ने काम दो किए हैं लेकिन नाम इनका एक ही है। इन्होंने क्या करा? माइक्रोस्कोप की खोज भी करी है, इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज भी करी है। जो दिख रहा है स्क्रीन पर आपको, यहाँ पर लिखा भी है एंटोन वॉन लीवेनहॉक योग सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया है और मुक्त जीवित कोशिकाओं को देखने वाले पहले साइंटिस्ट भी हैं। जीवित कोशिकाओं की खोज करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन है? देखेंगे, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। और डेड सेल्स की खोज किसने करी थी? दिख रहा है डेड सेल्स, डेड सेल्स की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने करी थी डेड सेल की खोज। ये मैंने आपको स्क्रीन पर उनकी फोटो भी दिखाई थी आपको, जिस तरीके से उन्होंने खोजा था। और बताते हैं उन्होंने किस तरीके की कोशिका खोजी थी। सबसे पहली बार कोशिका कुछ इस प्रकार की, एक्सोगोनल सेल है ये, जिसको कोष्ठक के रूप में देखा गया था। कभी भी इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो समझ जाना ये सेल का स्ट्रक्चर है। ये एक बाय एक जुड़ी हुई होती है, कभी भी ये अलग नहीं होती है, ऐसे करके जुड़ी हुई मिलेगी। एक ब्लैंक रूम, ब्लैंक रूम होता है खाली कमरा, उसके फॉर्म में मिलेगी। ब्लैंक रूम खाली कोष्ठक के फॉर्म में आपको सबसे पहले मिलेगी। और सबसे पहले सेल जो है किसमें पाई गई है पता है? एक पेड़ है कॉर्क नामक पेड़, कॉर्क नामक एक पेड़ है। जैसे पुराने जमाने में लकड़ी के ढक्कन हुआ करते थे, अभी भी वाइन बोतल होती है, शराब की बोतलों में छोटी सी जो लकड़ी की जो होती है ऊपर जिसमें कैप चढ़ा होता है, उसको उसको ही कॉर्क कहते हैं, उसको ही कॉर्क कहते हैं। कॉर्क में, कॉर्क की छाल में सबसे पहले लिविंग सेल को खोजा गया था। और जिन्होंने, लीवेनहॉक ने सबसे पहले उसी में खोजा था, है ना। किसकी फॉर्म में खोजा था? ब्लैंक रूम की फॉर्म में खोजा था। कुछ इस तरीके से दिखती थी, कोष्ठक के रूप में, कोशा नाम है जिसका, है ना, कोष्ठक के रूप में जिसका नाम है कोशा। कोशा को इंग्लिश में कहते हैं सेला। और सेला से ही मिलकर बना है सेल, सेला से ही बना है सेल, सेला से ही बना है सेल। कैसे मिली है? कोष्ठक ब्लैंक रूप के रूप में मिली है, कोष्ठक के रूप में, जिसको साइंटिस्ट ने कोशा नाम भी दिया था पहले। और कोशा इंग्लिश में होता है सेला, सेला से ही मिलकर बना है, सेला से ही एक नाम हमें मिला है जिसका नाम है सेल। जिसको हम कोशिका पढ़ते हैं वैसे कोशा पढ़ते थे पहले, है ना। उसको जैसे जैसे विकसित होता गया वैसे वैसे बताते गए। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेल क्या है? कोशिका, द मेन प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका के सिद्धांत क्या है, किन्होंने दिए हैं सिद्धांत, है ना। तो सबसे पहले मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी रुडोल्फ विर्चो ने, मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी रुडोल्फ विर्चो ने। एक दो साइंटिस्ट हैं, है ना, स्लेडन और स्वान, स्लेडन और स्वान नामक एक दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल, है ना, सभी जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। किन्होंने बताया? स्लेडन और स्वान ने बताया है कि हम सभी ह्यूमन जो हैं वो किससे मिलकर बने हैं? एक जीव
मतलब सेल से बनकर बने हैं, जीवित कोशिका से मिलकर बने हैं। देखेंगे इससे बनकर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। सेल से मिलकर बने हैं तो सबको पता है हमारी सबसे बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी जो है वो क्या है, सेल है। सेल को देख लेंगे हमारी कौन सी क्रियात्मक और रचनात्मक, दो तरीके की सेल्स हैं जो हमारी वर्क करती हैं बॉडी में, क्रियात्मक और रचनात्मक। फंक्शनल यूनिट भी है और हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। हमारी जो स्ट्रक्चर है बॉडी का ये भी बताती है, यूनिट ही तय करती है हम कैसे दिखेंगे, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। फंक्शनल हमारी जो क्रियात्मक इकाई है, मतलब काम करने की कला जो है, वो भी सेल ही डिसाइड करती है कि हम कार्य कैसे करेंगे, है ना। सेकेंड क्या है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। अभी मैंने बताया हमारी बॉडी स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है, यूनिट है, इकाई है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इकाई, लिख लेंगे यहीं पे, है ना। अभी मैंने बताया स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है, हमारी काम करने की कला भी है और हमारी दिखने की कला भी है। किसकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स की वजह से, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका। हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका। लिविंग बींग्स ऑल सेल्स एरियाज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, है ना। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं जिसको कहते हैं कोशिका, है ना। मान लो एक सेल है, इसको कहते हैं सेल। अब सेल जो है डिवीजन करेगा, जैसे हम लोग भी जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, तभी हमारे पीढ़ी बाय पीढ़ी बना रहता है हमारा, है ना। ऐसे सेल्स भी हैं। अगर सेल्स का बनना भी बहुत जरूरी होता है और सेल्स का डेड होना भी बहुत जरूरी होता है। एक छोटा सा पॉइंट नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है, सेल्स कब खत्म होती है। तो हम छींकते हैं जिस तरीके से, छींकने के दौरान कम से कम एक बार में 600 से लेकर 1000 तक सेल्स खत्म हो जाती हैं। वो डेड सेल्स हमारी निकल जाती हैं और नई सेल्स कैसे बनती हैं, मियोसिस करके, माइटोसिस करके बनती है ना। जैसे मान लो सेल है, सेल से नई सेल बनी, सेल से नई सेल बनती गई। अब यही सेल्स जो है डिवाइड, अब ये फर्स्ट सेल तो है ये खत्म हो गई है ना। ये फर्स्ट सेल जो है ये खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके द्वारा बनी हुई बाकी की सेल्स अभी मौजूद हैं। अब यही जो है मियोसिस करेंगी, मियोसिस करके ये और सेल्स बनाएंगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगी और ये नई नई सेल्स बनाने में अपना योगदान देंगी। इसीलिए कहते हैं कि जब छींकते हैं तब हमारी डेड सेल्स खत्म हो जाती हैं, ज्यादा बॉडी में कुछ भी भरा हुआ नहीं होता है, एक बनता जाएगा और एक चीज खत्म होती जाएगी बॉडी में, ठीक है। ऐसे देखेंगे सभी जीवित कोशिकाएं से बने होते हैं, इसकी बुक की फॉर्म में पढ़ेंगे। पहला है सभी जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, हम सभी जीव लिविंग सेल्स की बदौलत बने हैं। लिविंग सेल्स ही हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाली है, हमारी बॉडी को मतलब बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, जीव कोशिकाओं का। हम सभी जीवित कोशिकाओं से बने हैं। कोशिका सभी जीवित प्राणियों की बुनियादी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब हम जैसे दिखते हैं, क्रियात्मक मतलब कार्य करने की कला जो होती है। मैंने अभी बताया आपको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल के बारे में, है ना। थर्ड है सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। हमारी सेल्स, मैंने ये भी आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया, हमारी सेल्स पहली वाली सेल्स जो होती है हमारी डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है, इससे हम नई सेल्स हैं। सबसे पहले ऐसी ऐसी फॉर्म में हमको सेल्स मिली थी, जैसे मैंने भी कोष्ठक के बारे में पढ़ाया था आपको। इसी प्रकार की सेल्स है, देखो स्क्रीन पे दिख रही है वाला डायग्राम, इसी की फॉर्म में सेल्स मिलती हैं। लेकिन ये हेक्सागोनल सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं, हेक्सागोनल सेल्स होती हैं, सेल्स होती हैं। आगे देखेंगे, वो कंप्लीट कर दिया। सेल कोशिका, रेडोल्फ विर्चो कौन है, रेडोल्फ विर्चो की फोटो है स्क्रीन पर दिख रही है। एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मॉडल सेल थ्योरी दी है, जिन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी है, लिख लेंगे, मॉडर्न सेल थ्योरी दी है इन्होंने। मॉडर्न सेल थ्योरी दी है इन्होंने। थ्योरी दी है इन्होंने, कौन सी, रेडोल्फ विर्चो ने बताया है कि सेल्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, मतलब लिविंग भी होती है और मृतक भी होती है, डेड सेल्स भी होती हैं, जिन्होंने तीन पार्ट्स में बताया है। ओमिनस क्या होता है, ओमिनस सेलुला, सेलुला जैसे मैंने सेल बताया आपको, है ना, ये भी सेलुला, सेलुला ई अलग है और सेलुला अलग है। इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी कैसे पढ़ेंगे।
है ना। सेल पूर्व प्रारंभिक है, पूर्व प्रारंभिक, है ना। सेलुला मतलब होता है सेल टू, सेल टू होता है, सेलुला मतलब होता है सेल टू होता है, और सेलुला का मतलब होता है सेल, सेल से ही जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, सेलुला नामक एक वर्ड है ना, जिससे ही हमको सेल मिला है, ये उसी के बारे में बात हो रही है। सेल टू का मतलब होता है सेल प्रारंभिक, हमारी सबसे बड़ी क्रियात्मक इकाई यही है। सेलुला से हमें सेल वर्ड मिला है, इसको मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ा दूंगी। रेडोल्फ विर्चो नामक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मॉडल सेल थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी है? मॉडल सेल थ्योरी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेल थ्योरी यही मैंने बताया था लास्ट टाइम। स्वान और स्लेडन दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें बताया था कि दो तरीके की सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स भी होती हैं, डेड सेल्स भी होती हैं, है ना। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि हमारा शरीर है जो कोशिकाओं से मिलकर बना है, वो भी कौन सी, डेड सेल से नहीं बन सकता। अगर डेड सेल ही डेड है तो बताओ, हम भी डेड हो जाएंगे, हम भी मर जाएंगे फिर, है ना। फिर कौन पढ़ेगा और कौन पढ़ाएगा, है ना। इसीलिए इन्होंने डिटेल में बताया है कि हम जीवित कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, हम जीवित कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। पहला इनका नाम है जिसको बढ़िया तरीके से आप हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं, है ना। मैथियास लेडन और थियोडोर स्वान नामक हैं, ये दो साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने गिव द सेल थ्योरी दी है। कौन सी सेल थ्योरी दी है? इन्होंने सेल के बारे में, सेल के सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने, है ना, क्या बताया है? इन्होंने सन 1838 और 39 में बताया है। 38 यहाँ पे लिख भी लेंगे, 1838 और 39। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, नीट वाले भी बता सकते हैं। नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका के सिद्धांत 38 और 39 आपको कैसे पूछ सकते हैं पता? 38 नहीं होगा कहीं पर, 39 लिखा होगा तो भी आप किस पे एमसीक्यूज पर टिक करेंगे? 39 पर। और अगर 38 आता है तो 38 पर क्लिक करेंगे। और बाई चांस ऐसा होता है, कभी रेयर ऐसा हो जाए कि 38 और 39 ऐसे करके भी आता है, तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा। एमसीक्यूज भी बता रहे हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जिसमें एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे जाते हैं। इसीलिए इस तरीके से बेसिक से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। साइंटिस्ट किसने खोज करी, कब करी, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो मेन जो होते हैं सिद्धांत, जैसे जिसने सेल थ्योरी दी है, इसके बारे में एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। इसीलिए एमसीक्यूज के क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ। सन 1838 में बताया है। एक जर्मन वनस्पति शास्त्री, हिंदी वाले भी देख लेंगे, एक जर्मन वनस्पति शास्त्री ने, मैथियास लेडन नामक, ने पाया है कि सभी पौधे कोशिका से बने होते हैं। अब इन्होंने नई बात बता दी है। स्लेडन और स्वान ज्यादा बड़ा नाम है, या आप इतना याद रखो, स्लेडन और स्वान। स्लेडन, ये स्लेडन हो गया, स्वान ये हो गया, बस इतना याद रखना है, स्लेडन और स्वान कौन है, बस, है ना। अब मैं बताऊंगी आपको, डिस्कवर्ड दैट ऑल प्लांट वीआर मेड ऑफ सेल 1838, है ना। स्लेडन ने बताया है, स्लेडन ने बताया है, ये जर्मन कौन है, बॉटनिस्ट है। ये दो साइंटिस्ट हैं, एक जूलॉजिस्ट है, एक बॉटनिस्ट है। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत डिटेल में आप समझना। कौन? स्लेडन और स्वान मिला हुआ नाम है, दोनों का नाम दिख रहा है स्क्रीन पे, फोटो भी दिख रही है। ये स्वान है, ये स्लेडन है, ये स्वान है, ठीक है। इन्होंने बताया है, स्लेडन ने बताया है, क्या बताया है? स्लेडन एक जर्मन बॉटनिस्ट है, एक वनस्पति शास्त्री हैं, जिन्होंने पौधों के बारे में बताया है, पौधों के बारे में डिटेल में बताया है इन्होंने। ये कौन है? जर्मन बॉटनिस्ट है, एक वनस्पति शास्त्री हैं। और जूलॉजिस्ट कौन है? सन 1938 में थियोडोर स्वान ने, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। इसको हाईलाइट करेंगे, बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, आप समझ लो कि ये वाले स्लाइडन है, ये कौन है? जूलॉजिस्ट है, और स्वान जो है बॉटनिस्ट है। ऐसा नहीं है, कौन है? स्लेडन ही है जो बॉटनिस्ट है, और स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट है। स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट है, जिन्होंने डिस्कवर्ड, जिन्होंने डिटेल में बताया है, एनिमल्स आर द मेड ऑफ सेल्स, हमारी जो एनिमल्स हैं, मतलब जीव हैं, हम सभी लोग सेल से मिलकर बने हुए हैं, है ना। हिंदी वाले भी देखेंगे, 1839 में एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, हिंदी में लिखा है एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, है ना, ब्रिटिश है लेकिन जूलॉजिस्ट है ना। जूलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या बताया है? खोज करिए कि सभी जानवर कोशिका से बने होते हैं। एक बता रहा है कि पौधे बने होते हैं सेल से, एक बता रहे हैं
कि हम जीव जो हैं वो भी सेल से बने हुए हैं। दोनों की सेल थ्योरी एक ही जैसी है, कंफ्यूजन वाली है, एक ही जैसा बताया है, सेम टू सेम बताया है बिल्कुल। तो लेकिन इसको डिटेल में याद रखना है आपको। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो हैं जिन्होंने डिस्कवर्ड किया है कि हमारा शरीर जो है, ह्यूमंस की बॉडी जो है, जो सेल्स है वो सेल से मिलकर बनी है, वो भी लिविंग सेल से, मृतक कोशिका से नहीं, डेड सेल से नहीं, लिविंग सेल से मिलकर बनी है। जो जर्मन बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने बताया है कि प्लांट वी आर मेड ऑफ सेल्स इन 38 में उन्होंने बताया कि प्लांट भी सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कौन सी सेल से? लिविंग सेल से। डेड सेल से नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बन सकता। डेड सेल्स तो खत्म होती है ना। इसको देखेंगे आगे। मैंने बताया था आरेख बताऊंगी मैं आपको, है ना, आरेख बताऊंगी आपको मैं कि कैसे हम सेल को पढ़ेंगे, कैसे हम उसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, टॉपिक बाय टॉपिक। अभी क्या है, लास्ट देखेंगे, स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन करते हुए चलेंगे, है ना। हमने बताया था, बेसिक समझा दिया था आपको। आगे देखेंगे सेल की खोज किसने करी, तो रॉबर्ट हुक ने खोज करी थी। कौन सी सेल्स की? डेड सेल्स की खोज करी थी। सारा मैं रिवीजन करा रही हूँ पूरा। इसी वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप कोई भी डाउट रह जाते हैं बच्चों, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको उसको जवाब दूंगी। अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको डिस्कशन चाहिए तो भी आप मेरी वीडियो पे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, है ना। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मैं आगे आके सारे डाउट्स और मैं क्लियर करती रहूँ, कोई भी डाउट्स आपके दिमाग में ना रहे, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हु डिस्कवर्ड सेल? सबसे पहले सेल की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की खोज करी थी। जिन्होंने सेल की खोज करी थी, कौन से? 18, देखिए ऐसे है, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने करी, इतना बस। साइंटिस्ट के नाम याद रखो, एमसीक्यू उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो यही आते हैं कि मतलब एमसीक्यू में आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि साइंटिस्ट ने कब खोज करी, कौन से सन में खोज करी, सेल थ्योरी किसने दी, मॉडल थ्योरी किसने दी, है ना। सब बहुत डिटेल में याद रखना है, इन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। इसीलिए मैंने आपका पार्ट 1 में सबसे पहले आपके डाउट्स ही क्लियर करे हैं जो एमसीक्यू में पूछे जाने वाले हैं। वो डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स क्या है? जीवित कोशिका की खोज किसने करी? ल्यूवेन हुक नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज करी थी। जिन्होंने इसकी खोज करी थी। व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दी है? आपको मैंने ये भी बताया, रोडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज करके सबसे पहले बताया था कोशिका के सिद्धांत क्या होते हैं। कोशिका के सिद्धांत क्या होते हैं, डायग्राम भी मैं आपको भी बताऊंगी, लेकिन अभी पूरा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी मैंने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है आपको, है ना। सिर्फ एक छोटी सी झलक डालते हुए चलेंगे। एंटोन वाइन लीवेनहुक वाज द फर्स्ट ऑन who discovered free living cells of algae in water 1674। 1674 में सबसे पहले शैवाल इन्होंने काई मतलब एलगी की फॉर्म में सबसे पहले वाटर में देखी थी, क्या तक लिविंग सेल्स की खोज करी थी। मुक्त जीवित कोशिका, मुक्त जीवित कोशिका, ये याद रखने वाला टॉपिक है। मैंने डायग्राम भी दिखा दिया आपको, स्ट्रक्चर भी दिखा दिया, कौन से साइंटिस्ट कैसे हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक खोजने वाले साइंटिस्ट जो हैं वो भी एंटोन विन लीवेनहुक ही हैं। वाज द फर्स्ट हु वन डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स, जीवित कोशिका की खोज करी है एंटोन वन लीवेनहुक ने ही। सूक्ष्मदर्शी बताया है, मैंने ये भी बता दिया आपको, सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी बताया है ना। माइक्रोस्कोप की खोज करी है। शॉर्ट फॉर्म में आपको सारा मैं डिटेल में फिर से बता रही हूँ। सेल थ्योरी किसने दी थी? मैंने अभी आपको बताया, स्लेडन और स्वान ने ही सेल थ्योरी दी थी। स्लेडन और स्वान दो साइंटिस्ट हैं, एक जूलॉजिस्ट हैं, एक बॉटनिस्ट हैं। जो वनस्पति शास्त्र हैं, जूलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने जीवों के बारे में बताया है ना, कोशिका के सिद्धांत उन्होंने ही दिए हैं। सभी जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, हमारी बॉडी एक जीवित कोशिका से बनी हुई है, लिविंग सेल से बनी हुई है, ये भी हमें पता है ना। हमारी जो सबसे सबसे पहली यूनिट जो है वो फंक्शनल एंड कौन सी स्ट्रक्चरल यूनिट है? सबसे पहले हमारी क्रियात्मक इकाई और रचनात्मक इकाई भी यूनिट ही है, यूनिट ही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। रेडोल्फ विर्चो मैंने बताया ही दिया था आपको। सेला, सेला वर्ड सबसे पहले साइंटिस्ट ने सेला वर्ड रखा था, सेल नहीं था। सेल को कन्वर्ट करके सेला नाम से रखा है। विच्रो नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेला वर्ड रखा, जिन्होंने सबसे पहले सेला वर्ड रखा, है ना। सेला से ही निकल कर आया है सेल, सेला से ही निकल कर आया है सेल। ये भी देखेंगे डिटेल में, मैं बता रही हूँ टॉपिक बाय टॉपिक सबको समझा रही हूँ आप सभी को, है ना। बहुत ध्यान रखना है आपको इस वीडियो में, इन सभी चीजों का, छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं
जो याद रखने वाली हैं ये हैं स्लेडन और स्वान की पिक्चर आप देख सकते हैं। ये वाले साइंटिस्ट स्लेडन हैं और ये वाले थियोडोर स्वान हैं। थियोडोर स्वान हैं जिन्होंने, ये कौन है पता है आपको, ये कौन है, ये वाले साइंटिस्ट कौन है, स्लेडन कौन है, स्लेडन एक कोशिका का सिद्धांत देने वाले यही साइंटिस्ट हैं। स्लेडन और स्वान, दो वर्ड आपको याद रखने हैं। जर्मन वनस्पति शास्त्र जो है मेथियन स्लेडन ने पाया है। सबसे पहले ये भी बताया है कि हमारी यूनिट जो है, हमारी जो बॉडी काम करने की क्रिया है ना, एक लिविंग सेल से बनी है, चाहे प्लांट हो चाहे पौधा हो। एक साइंटिस्ट ने बताया है कि जीवों पे स्टडी करके बताया है कि हमारी बॉडी कैसी है, जीव कैसे है। और एक साइंटिस्ट ने बताया है कि पेड़ पौधे कैसे हैं, पेड़ पौधे कैसे काम करते हैं, पेड़ पौधे कैसे मतलब उनकी क्रियात्मक इकाई क्या है, उनकी सेल्स की क्या है, इसके बारे में बताया है। डिटेल में सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। मैथ्यू स्लेडन और स्वान एक कोशिका सिद्धांत दिया है। स्वान और थियोडोर स्वान ने ही कोशिका का सिद्धांत दिया 1838 में। एक जर्मन वनस्पति शास्त्री, एक बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने बताया है। कौन है? स्लेडन। स्लेडन है वो बॉटनिस्ट है, स्वान है वो जूलॉजिस्ट है, स्वान है वो जूलॉजिस्ट है, स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट है जिन्होंने बताया है। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है सारा कुछ। अभी मैं आपको डायग्राम डिटेल में बताऊंगी। डायग्राम बिल्कुल एकदम ऐसे आपको समझ में आ जाएगा तो आप कॉपी पे इजीली नॉर्मल वे में उसको बना सकते हो, है ना। आप इजीली नॉर्मल वे में उसको बना सकते हो, है ना। अभी देखेंगे तो अभी देखना इस तरीके की, ये आपकी होगी कौन सी सेल होगी, इसको कहते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल होती है जिसको प्लांट सेल कहते हैं, है ना। अभी देखेंगे प्लांट सेल हो गई। अभी मैं बताऊंगी आपको एनिमल सेल कैसी होती है। एनिमल सेल ओवल ओवल शेप में होती है। आप किसी भी स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर आप कैसे भी बना सकते हो, इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही चाहिए, बुक में ऐसा बना है, ऐसा कुछ नहीं। ओवल शेप में होती है। ओवल शेप ऐसा ही होता है चाहे कैसा भी बना लो, एग की फॉर्म में होता है, एग जैसे होता है, ओवल शेप में होता है। एक उसका कोई एक निर्धारित स्ट्रक्चर नहीं है कि ऐसा ही मिलेगा आपको, लेकिन इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, चाहे आप किसी भी फॉर्म में देखोगे, किसी भी बुक में देखोगे, इसी तरीके से आपको सेल्स का स्ट्रक्चर मिलेगा। आगे देखते हैं। इसकी जो लेयर होती है, सेकेंड लेयर इस तरीके से है, आप साथ में बनाते चलेंगे बिल्कुल इजीली। इजी फॉर्म में मैं आपको डायग्राम बनाना भी सिखा दूंगी। आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि डायग्राम इतना टफ है तो हम बनाएं कैसे, ये चीज भी मैं आपकी बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। साथ में बनाते चलेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। ऐसे करके आप बना लेंगे। दो चीजें कॉमन होती हैं, हमारी सेल, हमारी जो बॉडी होती है और प्लांट्स की जो बॉडी होती है बिल्कुल सेम होती है। बस प्लांट्स में दो चीजें ज्यादा होती हैं इतनी, जो हमारी बॉडी में नहीं होती हैं। हम हरे नहीं है ना, लेकिन पौधे हरे हैं, लिविंग सेल्स हैं उसमें, हम भी लिविंग सेल्स में ही है ना। इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल वॉल नहीं होती है। किसमें नहीं होती है? सेल वॉल हमारी बॉडी में नहीं होती। हमें सेल बॉडी का कोई काम नहीं है सेल मेम्ब्रेन का, है ना, लेकिन इनको बहुत काम है। सेल जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति जिसे हिंदी में कहते हैं, उसका बहुत काम है। किसमें काम है? प्लांट्स में। क्योंकि प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे मतलब कवर करके उसको रखने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या है? सेल वॉल, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। डायग्राम भी बनाते चलेंगे साथ में। कोशिका भित्ति इसमें होती है, लेकिन हमारी ह्यूमंस की बॉडी में नहीं है। ह्यूमंस की बॉडी में नहीं है कोशिका भित्ति, है ना। नाम भी लिखते चलेंगे साथ में। जो सबसे बाहरी इसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल कहते हैं इसको, जो हमारे ह्यूमंस की बॉडी में नहीं है। एक एक मैं डायग्राम बनाऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी आपको, एक एक चीज लिखते जाएंगे साथ में ही, वरना डायग्राम आपको बिल्कुल भी डायग्राम समझ में नहीं आएगा। देखेंगे मैंने पहली वॉल बनाई है, जब पहली लेयर बनाई है उसका नाम है सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल प्लांट्स में नहीं पाई जाती है। हमारी
जो सेल्स हैं, हमारी जो कोशिका है उसमें, प्लांट्स में उसमें नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन लिखते चलेंगे साथ में, ये दोनों में पाई जाती है, ये दोनों में पाई जाती है, इसकी ह्यूमंस की बॉडी में भी और प्लांट्स की बॉडी में, दोनों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और देखेंगे सेल, अब देखेंगे प्लांट्स में क्या होता है, एक वैक्यूल होती है, काजू टाइप से वैक्यूल होती है, काजू से याद रखेंगे, वैक्यूल होती है। ह्यूमंस की बॉडी में भी वैक्यूल होती है, लेकिन ये वैक्यूल किस फॉर्म में होती है पता है आपको, बॉडी में 3-4 तरीके की फॉर्म में होती है, पूरी तरीके से बिखरी हुई मिलेगी आपको। इसको क्या कहते हैं, वैक्यूल। दोनों का नाम साथ में लिखते चलेंगे, बिल्कुल आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैक्यूल कहते हैं इसको, वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 है, आप ज्यादा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन प्लांट्स में एक ही वैक्यूल पाई जाती है, वो भी बड़ी फॉर्म में, एक मतलब लार्जेस्ट फॉर्म में पाई जाने वाली वैक्यूल जो होती है वो इसी तरीके से होती है ना। आगे देखेंगे, अभी देखेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस इस तरीके का होता है, न्यूक्लियस बिल्कुल भरा हुआ होता है एक तरल पदार्थ से, तरल पदार्थ होता है चिपचिपा पदार्थ जिससे भरा हुआ होता है। हमारी सेल्स भी चिपचिपे पदार्थ से भरी होती हैं, उसको क्या कहते हैं पता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नामक एक तरल पदार्थ है, बिल्कुल तरल पदार्थ है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है, जो हमारी इन सब चीजों को मेंटेन करता है, डिसबैलेंस नहीं होने देता है, इसको मेंटेन करता है। ये क्या है, न्यूक्लियस का काम है, कोशिका भित्ति का काम है, न्यूक्लियस का काम है। आप इसमें भी देख लेंगे सेल्स जो होती हैं, इस तरीके से बनाते चलेंगे साथ में ही डायग्राम, बहुत इजी फॉर्म में मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, इंग्लिश में कहते हैं सेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। सेल्स, सेल्स के बारे में पढ़ा रही हूँ इसलिए मैंने सेल लिखा है यहाँ पर। बाहरी हिस्सा जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस को कवर करने वाली कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जिसको कहते हैं, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, इसको केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। डायग्राम की हिंदी भी मैं बताती चल रही हूँ, हिंदी वाले भी समझ जाएंगे और इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे। न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियोलोलस, न्यूक्लियोलोलस जो होता है ये बाहरी हला है, ये बाहरी परत को कहते हैं न्यूक्लियोलोलस, और हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका भित्ति, हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। और अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, सेम इसमें भी है न्यूक्लियोलोलस, और अंदर जो होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस, इसको केंद्रक कहते हैं, इसको कोशिका केंद्रक भित्ति कहते हैं, ठीक है। सेम यही है, ये ह्यूमंस में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में मिलेगी आपको, और यही चीज आपको इसमें प्लांट सेल में भी और ह्यूमन सेल में भी मिलेगी, जो जीव की कोशिका है उसमें भी मिलेगी आपको। अभी देखेंगे क्या है गोल्जी बॉडी क्या होता है, अभी देखेंगे गोल्जी बॉडी क्या होता है। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है ये पूरे सेल्स में पाया जाता है, दिखा के आप डायग्राम इसी तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल इजी फॉर्म में है। ये गोल्जी बॉडीज होते हैं, इनका नाम लिख लेंगे, क्या, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडी है। ये चीज इसमें भी पाई जाती है, ह्यूमंस में भी पाई जाती है, सेल्स इजी फॉर्म में बनाते चलेंगे साथ में, इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी, तो कहते हैं गोल्जी बॉडी। अभी देखेंगे, अभी देखेंगे, पता इसके आगे ऐसे करके स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बनेगा गोलाई में, इसको क्या कहते हैं, और ये ह्यूमंस की बॉडी में भी है, ये ह्यूमंस की बॉडी में भी है। ऐसे देखेंगे न्यूक्लियस को कवर करती है, प्रोटेक्ट करने का काम जो करती है वो यही चीज है, और इसका क्या नाम है आप बता सकते हैं, इनमें से जो भी बताएगा कमेंट में बता सकते हैं। राइबोसोम्स होते हैं, इनको कहते हैं राइबोसोम्स जो होते हैं,
ये न्यूक्लियस को कवर करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो स्मूथ भी होती है और रफ भी होती है, ये दोनों में पाई जाएगी। लेकिन अभी देखेंगे किस तरीके से है ना, ये बहुत समझने वाला टॉपिक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो ह्यूमंस की बॉडी में भी पाई जाती है, प्लांट की बॉडी में भी पाई जाती है, लेकिन किस फॉर्म में पाई जाती है पता है आपको? स्मूथ फॉर्म में। स्मूथ फॉर्म में भी होती है और रफ फॉर्म में भी होती है। ऊपर वाला इसीलिए मैंने देखा है ये दो भागों में है, यहाँ से दो भागों में मैंने डिवाइड करके बनाया है। ये भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया है, आपको दिख रहा होगा। इसीलिए मैंने टू पार्ट्स में बनाया क्योंकि ये पहला वाला जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी वाली है? स्मूथ वाली है। स्मूथ वाली है। कौन सी वाली है? स्मूथ वाली है। मतलब बिल्कुल इजी, थोड़ी सी मतलब ऐसी फॉर्म में है कि आप मोड़ सकते हो किसी भी स्मूथ चीज को, सॉफ्ट तरीके से हम उसको कैसा भी शेप दे सकते हैं। सेम ऐसा ही इसी में भी है। हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर वाली होती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ जो होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो नीचे वाली है, वो नीचे वाली है। सेम इसमें भी है, ये नीचे वाली है। ध्यान रखेंगे, बहुत रेयरली चीजें मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ बोर्ड पर, है ना। ऊपर वाला जो है ये हिस्सा जो मिलेगा, ये हिस्सा जो मिलेगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नीचे वाला हिस्सा जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दोनों ही फॉर्म में मिलेंगे, ह्यूमंस की बॉडी में भी मिलेगा और प्लांट्स की बॉडी में भी मिलेगा। अभी सेल्स डिटेल में बता रही हूँ बहुत। इसको क्या कहते हैं अभी देखेंगे हम? प्रादव झिल्लिका। हिंदी में, हिंदी वाले भी देख लेंगे। स्मूथ वाले को कहते हैं चिकनी अंतः प्रदव जलिका, चिकनी अंतः प्रदर्भ जलिका। जाल टाइप से होता है, जाल टाइप से दिख रहा है आपको, इसीलिए इसका नाम जलिका रखा गया है। जाल जैसा होता है। और किसका नाम है ये पता है? स्मूथ का। स्मूथ का नाम है चिकनी अंतः प्रदव जालिका। और अंतः प्रदव जालिका जो होती है वो इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम है, अंतः प्रदव जालिका, अंतः प्रदव जालिका। जगह भी कम पड़ रही है लेकिन कोई नहीं, मैं समझा सकती हूँ आपको, आगे भी देखेंगे। आगे अभी मैंने इसमें आपको बेसिक चीजें नहीं बताई हैं, बहुत डिटेल में आप देख लेना। डायग्राम समझ में आ गया तो पूरी सेल समझ में आ जाएगी आपको। सेल क्या है, किस तरीके की है, मैंने आपको बताया किस तरीके की वर्क करती है, हमारी बॉडी में वर्क करती है। हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे छोटी इकाई जो है वो सेल ही है ना। मैंने सब कुछ बताया आपको डिटेल में। अभी देखेंगे क्या है इनके ऊपर, इस तरीके से आपको डॉट्स मिलेंगे, इसके ऊपर डॉट्स मिलेंगे। इसी तरीके से देखेंगे डॉट्स मिलेंगे, किसके ऊपर मिलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलेंगे। और ये पूरी सेल्स में भी होते हैं। कलर मैंने चेंज कर करके बताया है, इसीलिए चेंज कर करके बताया है ताकि एक एक चीज आपको डिटेल में हाईलाइट करके बिल्कुल समझ में आ जाए, है ना। डायग्राम अगर समझ में आ गया तो पूरी सेल समझ में आ जाएगी आपको पूरी तरीके से, है ना। ये पूरी सेल्स में पाए जाते हैं, अलग अलग कलर की फॉर्म में मैं आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। इसको क्या कहते हैं? राइबोसोम। इसको कहते हैं राइबोसोम, को कहते हैं राइबोसोम्स, जो यहाँ पे भी पाए गए हैं और जो पूरी झिल्ली में पाए जाने वाले हैं वो उनको यही कहते हैं। आगे देखेंगे इसमें क्या है, इसको भी राइबोसोम्स ही कहते हैं, इसको भी राइबोसोम्स ही कहते हैं। देखेंगे प्लांट सेल में भी यही होता है, एनिमल सेल में भी यही होता है। क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं जो किस पे पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं। कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं? डॉट की फॉर्म में होते हैं। इनके आस पड़ोस में, इनके आस पड़ोस में छोटे छोटे दानेदार क्या होती हैं? झिल्ली होती है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
अभी ध्यान रखेंगे आगे, इसीलिए मैंने आपको कलर चेंज करके बताया है, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में बताया है, दिखा रही हूँ मैं आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से बता रही हूँ डिटेल में। जिस जिस कलर से मैंने जिस चीज का नाम लिखा है वो वही चीज है। जैसे मैंने रेड कलर से आपको वैक्यूल दिखाई है, पिंक कलर से मैंने राइबोसोम्स दिखाए हैं आपको, येलो कलर से न्यूक्लियस बताया, न्यूक्लियोलोज बताया है मैंने आपको, है ना, गोल्जी बॉडीज भी बताई है मैंने आपको। अभी पूरी डिटेल में बता रही हूँ। अभी देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर पूरी सेल्स में पाया जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर पूरी सेल्स में पाया जाता है। इसमें जगह कम है, मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें देखेंगे इस तरीके से पूरी सेल्स में पाया जाता है। ह्यूमंस की बॉडी में भी पाया जाता है और प्लांट्स की बॉडी में भी पाया जाता है। इसका नाम क्या है देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नाम है इसका, जो पूरी सेल वॉल में पाया जाता है, पूरी कोशिका में पाया जाता है, ह्यूमंस की हो चाहे चाहे प्लांट्स की हो, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा ही आपको। माइटोकॉन्ड्रिया डिटेल में भी पढ़ाऊंगी आपको, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके बारे में सब कुछ समझाऊंगी आपको, है ना, स्मूथ तरीके से भी है। और आगे देखेंगे, अभी चीजें ज्यादा है। अभी छोटे डॉट्स तो मैंने देखे हैं, छोटे डॉट्स जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, छोटे डॉट्स मैंने राइबोसोम्स की फॉर्म में आपको दिखाए हैं। अभी मैं बड़े डॉट्स दिखाऊंगी, जो बड़े डॉट्स होंगे, जो बड़े डॉट्स होंगे उनको कहते हैं लाइजोसोम्स, उनको क्या कहते हैं, लाइजोसोम्स कहते हैं। ये भी पूरी बॉडी में हमारी सेल्स में पाई जाने वाली एक तरल पदार्थ होता है, लाइजोसोम्स की फॉर्म में झिल्ली में भरा होता है, जिसको कहते हैं लाइजोसोम्स। छोटे डॉट्स को राइबोसोम्स कहते हैं, बड़े गोलाकार आकार को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स कहते हैं छोटी फॉर्म में, और बड़ी फॉर्म में हम कहते हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स है, इसको डिटेल में देख लेना आप, बहुत ध्यान से देखना, है ना। मैंने अलग अलग चीजों को अलग अलग बताया आपको। छोटी फॉर्म में मिलने वाले, डॉट की फॉर्म में मिलने वाले राइबोसोम्स होते हैं, बड़ी गोलाकार आकार की फॉर्म में मिलने वाले क्या होंगे, लाइजोसोम्स होंगे। अभी देखेंगे, अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की तरह ही सेम आपको दिखने वाला एक होगा, तो इस तरीके से आपको दिखेगा, भरा हुआ, गोलाकार आकार में भरा हुआ, गोलाकार आकार में भरा हुआ दिखेगा, गोलाकार आकार में बिल्कुल भरा हुआ दिखेगा। ये पूरी सेल्स में पाए जाते हैं, ये पूरी सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए छोटी छोटी चीजों को बनाया है, छोटी छोटी चीजों को एक एक दो दो बारी बना के आपको समझा रही हूँ। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक मतलब एक ध्यान रखेंगे, एमसीक्यूज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बनकर आपका यहाँ से क्या आता है कि झिल्ली में, कोशिका में पाया जाने वाला द्रव, जो कोशिका में पाया जाने वाला द्रव है वो कौन सा है। तो देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। साइटोप्लाज्म नामक एक द्रव होता है, इसको हाईलाइट करके आप नाम लिख लेना यहाँ पे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नामक एक द्रव होता है जो कोशिका भित्ति में पाया जाता है पूरी तरीके से, चाहे ह्यूमंस की हो चाहे चाहे सेल्स की बात करें हम, सेल्स में पाया जाने वाला, जो डिसबैलेंस नहीं होने देता। इतने सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, सेम इसी तरीके से हमारी सेल्स में ऑर्गन्स हैं। सेल्स के अंदर हमारी बॉडी को, जैसे पार्ट हमारा लिवर है, ऐसा तो नहीं है यहाँ से यहाँ आ गया, या हमारे हाथ यहाँ से इधर चले गए, दिमाग हमारा पेट में आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। सभी चीजें अपनी तरीके से सेट हैं, बिल्कुल माइंड सेट सेट है बिल्कुल तरीके से। ऐसा ही सेल्स में होता है कि सेल्स को डिसबैलेंस ना होने दें, ऐसा एक द्रव होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये चीजों को बिखरने नहीं देता है, ये चीजें तैर रही हैं पानी में, पानी नहीं है वो द्रव है, एक तरीके का तरल पदार्थ है, साइटोप्लाज्म नामक एक द्रव्य पदार्थ है ना, पदार्थ है। तो इस बॉडी को, इसको कंट्रोल करके रखता है, इसको डिसबैलेंस नहीं होने देता है। अभी देखेंगे क्या है, पूरी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की हिंदी आपको कहीं नहीं मिलेगी, सूक्ष्म सूक्ष्म कणिका। कोई सी भी आप छोटी फॉर्म की बुक्स उठाकर देखेंगे, चाहे 12th की हो चाहे 10th की हो चाहे
बीएससी क्लास की, आपको ग्रेजुएशन क्लास की बुक्स भी देखेंगे, आपको माइटोकॉन्ड्रिया की हिंदी कहीं नहीं मिलेगी। क्या है, विट्रो नामक जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बुक्स दी हैं, सेल के बारे में बताया है, स्लेडर एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी है, आपको मैंने बताया था 1634 में दी है, किसी ने 1674 में दी है। उनमें उनके द्वारा लिखी गई माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट नामक जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की खोज करी, उन्होंने बताया था माइक्रोग्राफिया सेल्स की किताब लिखी है उन्होंने, जिसमें आपको पूरी डिटेल में पता चलेगा कि सूक्ष्म कणिका क्या है। फ्रंट पेज पे ही माइक्रोग्राफिया नामक किताब में फ्रंट पेज पे ही आपको पता चल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूक्ष्म कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म कणिका कहते हैं। हमारी सेल बॉडी जो हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। पूरा डायग्राम आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। अभी डिटेल में सारी टॉपिक एक एक चीज मैं आपको एकदम क्लियरली बताऊंगी, है ना, एकदम क्लियरली बताऊंगी सारी चीजें क्या क्या है। अभी देखना, छोटी फॉर्म में यहाँ से शुरू करते हैं, सेल से, न्यूक्लियस से, सेल वॉल से शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर लिया मैंने, सेल वॉल होता है। स्ट्रक्चर लिया मैंने तो सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल हमारी बॉडी में नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स में होती है, लेकिन ह्यूमंस की बॉडी में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल नहीं होती है, वैक्यूल होती है। वैक्यूल इसमें भी होती है, ह्यूमंस में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है। गोल्जी बॉडीज प्लांट्स में भी होते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं। साइटोप्लाज्म बॉडी जो पाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोटिस करने वाली, एमसीक्यूज में कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो क्या है, एक छोटे सी क्या बनाएंगे, इस तरीके का बनाएंगे साइटोप्लाज्म तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसको हरित लवक नामक से जाना जाएगा। जो क्लोरोप्लास्ट सुना है, क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना है। क्लोरोप्लास्ट ह्यूमंस की बॉडी में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट की वो खूबी है, वो पार्ट है सेल्स का, प्लांट सेल का वो पार्ट है जो हरा रखने का काम करता है, जिसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक। हिंदी में कहते हैं हरित लवक। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्लांट्स को, लीव्स को हरी हरे कलर का हरे कलर उसको प्रदान करता है, हरा कलर प्रदान करता है। ना ही कोई पेड़ पौधा स्टार्टिंग से, शुरुआत से, ना पिंक कलर का होगा, ना बैगनी कलर का होगा, ना ऑरेंज होगा, ना येलो होगा, कैसा होगा? ग्रीन होगा। वो ग्रीन कलर कहाँ से मिलता है? क्लोरोप्लास्ट से ही मिलता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो हरा रखने का काम करता है, ये ह्यूमन की बॉडी में नहीं होती, क्योंकि हमारा कलर कैसा है? स्किन कलर है। किसी का डार्क है, किसी का नॉर्मल है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। ऐसा नहीं है हम हरे कलर के, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाने वाला एक पार्ट है सेल्स का, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो हरित लवक है। हिंदी में भी बताती चलूंगी आपको मैं धीरे धीरे, है ना। सेल डिवीजन, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस क्या है? सेल डिवीजन करता है। न्यूक्लियस जो है सेल डिवीजन करता है। एक एक चीज मैं आपको धीरे धीरे बता भी रही हूँ, कौन सा फंक्शन कब काम कैसे करता है, कहाँ पर करता है, ये भी चीज मैं आपको साथ में बता रही हूँ। सबसे मेन कैरेक्टर जो है सेल का ही है। सेल को हम मेन कैरेक्टर की फॉर्म में भी जान सकते हैं, क्योंकि सेल ही है वो छोटी इकाई, ह्यूमंस की बॉडी हो चाहे चाहे प्लांट्स की बॉडी हो, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल जो है वो सेल का ही होता है। सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ह्यूमंस की बॉडी में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं मिलेगी आपको। ह्यूमंस की बॉडी में सेल वॉल आपको नहीं मिलेगी। जो प्रोटेक्ट करने का काम करती है, किसको प्रोटेक्ट करती है? सेल वॉल को। सेल वॉल को प्रोटेक्ट करती है, सेल का स्ट्रक्चर बनाए रखती है। हमारी बॉडी भी, हम खड़े हैं, हमारी सारे ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, आपको बहुत तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया था। वो सारे ऑर्गन्स आपको एक मतलब पार्ट बाय पार्ट आपको एकदम सिस्टमैटिक तरीके से रखे हुए मिलेंगे। ऐसे ही सेल वॉल को प्रोटेक्ट करती है, जैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है स्किन, ऐसे ही प्रोटेक्ट करती है इसको। कौन सी वॉल करती है? सेल वॉल। किसको करती है? सेल मेम्ब्रेन और सेल को प्रोटेक्ट करती है। ह्यूमंस की बॉडी में क्या है? सेल मेम्ब्रेन ही है जो सब कुछ संभाल लेती है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको दिखाया है, ये है क्लोरोप्लास्ट, इस तरीके के स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलेगा। वैक्यूल होती है, वैक्यूल इसमें भी होती है। दोनों का काम क्या है बॉडी में? इसमें 3-4 तरीके की है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही वैक्यूल पाई जाएगी, वो भी लार्जेस्ट फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में मिलेगी? वो भी लार्जेस्ट फॉर्म में मिलेगी। किस तरीके की मिलेगी? काजू की शेप में मिलेगी। बिल्कुल डिटेल में डायग्राम समझा रही हूँ, बिल्कुल आपको
सारे डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। अलग अलग चीजों से अलग अलग मैंने हाईलाइट करके बताया है आपको, इसीलिए छोटी छोटी बिंदियों को हम राइबोसोम्स कहते हैं, जो सबसे ज्यादा किस पे पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा पाई जाती हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाई जाती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी वाले देख लेंगे, आप भी देखेंगे। चिकनी अतः प्रादव जालिका जिसको कहते हैं, जो चिकनी भी होती है, प्रादव जालिका होती है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। किसको प्रोटेक्ट करती है पता है आपको? ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है। न्यूक्लियस एक वो इकाई है जिसमें डीएनए होता है, जिससे हमारे जो मेन काम करता है, मेन स्ट्रक्चरल फॉर्म में होता है, उसको ही कहते हैं न्यूक्लियस। आगे देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इसको हिंदी वाले भी समझ लेंगे, अतः प्रादव जालिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की हिंदी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने बताया आपको, विट्रो नामक, जो रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोग्राफिया नाम की किताब दी है, उसमें आपको फ्रंट पेज पे ही माइटोकॉन्ड्रिया की हिंदी मिलेगी, सूक्ष्म कणिका। अधिकतर किताबों में माइटोकॉन्ड्रिया की हिंदी ही माइटोकॉन्ड्रिया लिखी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे देखेंगे इस तरीके से फॉर्म में जो आपको मिलेगा, इसको कहते हैं गोल्जी बॉडीज कहते हैं इसको, ठीक है। छोटी फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा आपको, बड़ी फॉर्म में साइटोप्लाज्म भी मिलेगा, है ना। क्लोरोप्लास्ट भी होता है। साइटोप्लाज्म एक ऐसा पदार्थ, साइटोप्लाज्म अलग है, साइटोप्लाज्म अलग है। साइटोप्लास्ट जो होता है वो बड़ी फॉर्म में है, और छोटी फॉर्म में जो द्रव्य पदार्थ है, बॉडी को, इसको सेल को कंट्रोल करने वाला जो द्रव्य पदार्थ है, जो डिसबैलेंस नहीं होने देता है, वो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म अलग है, साइटोप्लास्ट अलग है, इसीलिए आपको याद रखना है ये चीजें। क्वेश्चन आपको डाउट क्लियर हो सकता है, आपके डाउट ये चीज आपको मतलब कंफ्यूज कर सकती है। साइटोप्लाज्म अलग है, साइटोप्लास्ट अलग है। साइटोप्लास्ट इसमें होता है, साइटोप्लाज्म इसमें द्रव्य पदार्थ होता है, ठीक है। आगे देखेंगे राइबोसोम्स भी होते हैं छोटे छोटे, पूरे उसमें राइबोसोम्स मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा आपको, है ना। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगी। अभी कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सेल्स के बारे में जानकारी मैंने पूरी दी है। सेल बहुत लंबा टॉपिक है, जिसको मैंने अभी थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने पूरी तरीके से। लेकिन आगे मैं इसका पार्ट 2 जब लेकर आऊंगी, तब मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कि इसके बारे में आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे। इन चीजों को मैं डिटेल में पढ़ूंगी। न्यूक्लियस आपको डिटेल में बताऊंगी, लाइसोसोम्स डिटेल में बताऊंगी आपको, है ना। स्क्रीन पर देखते भी रहिए। राइबोसोम्स भी डिटेल में बताऊंगी क्या होते हैं, क्या फंक्शन है इनका, क्या काम है, जो ये काम करने की क्रिया क्या है, इनको ये किस लिए होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बताऊंगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बताऊंगी। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में, आगे मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और बच्चों को हम ये बता सकें कि आपके साथ, आपके लिए हम एक नया सफर लेकर आए हैं बायोलॉजी के बारे में बताने के लिए, जिसका मैंने पार्ट 1 आज आपको कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं हम पार्ट 2 में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।